स्वागत है भाइयों आपका डे 7 में। हम लोग डे 7 में इंटर कर चुके हैं और आपके एग्जाम्स में अब बहुत ही कम दिन बाकी। यार जो भी सीरियस होके इस 25 डेज रिवीजन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा यार कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम अपनी मेहनत दिखा रहे हो, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। अब सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। तुमने एफर्ट लगाना शुरू कर दिया है, ये मैं देख रहा हूँ। जो लोग भी, जितने स्टूडेंट भी कंसिस्टेंट होके इसे फॉलो कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक चीज तुम्हें चाहिए जो कि है प्रैक्टिस। यार क्वेश्चंस लगाना बिल्कुल मत भूलना। जैसे ही वीडियोस एंड होती हैं इसके बाद यार तुम क्वेश्चंस लगा लो उस पर्टिकुलर चैप्टर से। तुम्हें डेली बेसिस पे 3 वीडियोस मिल रहे हैं। मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं कमिटेड हूँ अपने 25 डेज को लेकर। मैंने कभी ये कोई भी रीजन नहीं दिया कि यार मैं तुम्हें वीडियो नहीं दूंगा। लेकिन अगर तुम खुद से गद्दारी कर रहे हो तो यार इसमें नुकसान तुम्हारा ही है। तुम वीडियोस नहीं देख रहे हो, तुम फॉलो उसे नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुमने यार कमिटमेंट ली थी स्टार्टिंग डेज में ही। यार मैं सीरियस रहूंगा, हम सर के साथ सीरियस रहेंगे, भैया के साथ सीरियस लेंगे। लेकिन अगर अभी के टाइम पे जाके तुम पीछे हट रहे हो, 7वें दिन ही तुम पीछे हट रहे हो, तो यार मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और जो स्टूडेंट कंसिस्टेंट है यार, बेस्ट ऑफ लक आपको आपके फ्यूचर के लिए। ऐसे ही यार मेहनत करते रहो। यार स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को जिसका नाम है कंट्रोलिंग। हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट में हैं। सुबह के बज रहे हैं 8। अपनी आंखों को खोल लो, ठीक है। नींद नहीं तुम्हारे आंखों में दिखनी चाहिए, बस वो जो ताजगी है वो तुम्हारे आंखों में दिखनी चाहिए। यार देखो, कंट्रोलिंग सिंपली होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में कहे तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है, जब हम अपने लेमन लैंग्वेज प्लस थ्योरेटिकल लैंग्वेज को मिक्स कर रहा हूं यहाँ पे, जब हम अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमने वेरियस डेविएशंस कर रखे हैं इन दो के बीच। तो ये किसके थ्रू हो पाता है पॉसिबल? कंट्रोलिंग के बीच पॉसिबल हो पाता है। सर दोबारा से बताओ। यार देखो, तुमने स्टार्टिंग में सोचा होगा जब तुम 12th में एंटर करे होगे तुमने कि सर हमें तो स्कोर करना है 95%। ठीक है यार, स्कोर कर लेना। लेकिन 12th एंड होने के बाद तुम्हें पता चला कि तुमने 90% ही स्कोर करा। अब इन दो के बीच जो गैप आया, जो डेविएशन आई, ठीक है, मतलब ये है हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, ये है हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस। मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल के बीच जो डेविएशन आ रही है, जो डिफरेंस आ रही है, उसे नाम दिया जाता है डेविएशन। और ये चीज किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? कंट्रोल के थ्रू पॉसिबल हो पाता है, या फिर कह लो कंट्रोलिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं, कंट्रोलिंग जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। बिल्कुल। तो देखो, अब मीनिंग पे हम जाते हैं। अभी तो मैंने तुम्हें बेसिक बताया कि कंट्रोलिंग होता क्या है। कंट्रोलिंग एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसमें क्या होता है, हम अपने स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं, ठीक है। हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं और साथ ही साथ करेक्टिव एक्शंस ले रहे होते हैं। मैंने तुम्हें 3 टर्म बताई: स्टैंडर्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस और डेविएशन। ये 3 टर्म मैंने तुम्हें बताई। इन दोनों के बीच अगर कोई गैप आता है तो वो होता है डेविएशन। अगर आप इसे सही करने की कोशिश करते हो तो हम इसे बोलते हैं टेकिंग करेक्टिव एक्शन। मतलब आप अपने डेविएशन को, जो भी दिक्कतें आई, रुकावट आई, उसे आप सही कर रहे हो। इसकी वजह से आपका 5% घट गया। आपने टारगेट लिया था 95% का, आपने 90% स्कोर किया, तो वो कौन कौन से डेविएशन है उन्हें करेक्ट करना यार इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोलिंग एक मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसमें हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, साथ ही साथ करेक्टिव एक्शंस ले रहे होते हैं उन सारे डेविएशन का। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस दे रखे हैं कि कंट्रोलिंग हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कंट्रोलिंग हमें मदद करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में। ठीक है। जजिंग एक्वेरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, ध्यान से सुनना। हमारा जो स्टैंडर्ड है उसकी एक्वेरेसी क्या है उसे जज करना। An efficient control system enables management to verify whether the standards set are accurate. Be carefully checking the changes taking place in the organizational environment. यहाँ पे बोला गया है कि एक efficient control system ये देखता है, मैनेजमेंट वेरीफाई करती है क्या हमने सही तरीके से स्टैंडर्ड सेट करा है या नहीं, एक्यूरेट स्टैंडर्ड हमने लिया है या नहीं, उसे टाइम टू टाइम चेक करना। ये किस में आता है? कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस के अंदर आता है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। अब हमारे जो रिसोर्सेस हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसका बेस्ट आउटपुट निकाले, एफिशिएंट यूज ले। ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाता है? कंट्रोलिंग के थ्रू। एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील करते हैं,
साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डर एज वेल एज डिसिप्लिन दोनों मेंटेन हो रहे होते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना। और एक पॉइंट है कि कंट्रोलिंग जो है वो कोऑर्डिनेशन को इनिशिएट करता है, मतलब एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में, कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे होते हैं। अब लिमिटेशंस दे रखे हैं, कुछ खास तो इंपॉर्टेंस नहीं है, एक बार अपनी आंखों को इस पे दिखा देना, मतलब आंखों को क्या दिखा, मतलब अपने आंखों से इसे देख लेना, ठीक है। बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग सर है क्या? कंट्रोलिंग सर गोल ओरिएंटेड है। क्यों सर गोल ओरिएंटेड है? कि आपने जो भी स्टैंडर्ड सेट करे उसी को ना यार मेजर करोगे, तो गोल से रिलेटेड है। परवेसिव है, मतलब हर एक लेवल पे, हर एक डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग अवेलेबल होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। कंट्रोलिंग इज लुकिंग द परफॉर्मेंस अचीव्ड बाय द एम्प्लॉय। कंट्रोलिंग में हम पीछे की ओर देखते हैं, पीछे की ओर इन द सेंस हम अपने स्टैंडर्ड को देख रहे होते हैं। क्यों सर स्टैंडर्ड को देखते हैं? क्योंकि हमें इसे अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करना होता है यार, इसीलिए हम इसे अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग भी है, कैसे जानेंगे? प्लानिंग पे डिपेंड करता है, एक्शन ओरिएंटेड है और ये प्राइमरी फंक्शन भी कंसिडर किया जाता है। और कंट्रोलिंग ब्रिंग बैक मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग, ठीक है। निकल कर आ रहा है जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच कैसा रिश्ता है उसे हमें समझना है, किसी के रिलेशनशिप को हमें डिटेल में समझना है। सो एक एक पॉइंट को मैं तुम्हें क्लियर समझाना चाहूंगा। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे, प्लानिंग इज अ प्री रिक्विजाइट फॉर कंट्रोलिंग। प्लान सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्री रिक्विजाइट का तुम यहाँ पे मतलब निकाल सकते हो कि प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए एक बेस की तरह काम करता है। बेसिस कह लो, बेस कह लो, ठीक है, इसकी तरह काम करता है। प्लान्स स्टैंडर्ड सेट करते हैं, कंट्रोलिंग उसे एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करता है। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया यहाँ पे दो टर्म आती हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। तो जाहिर सी बात है जो हम प्लान्स बनाएंगे वही हमारे स्टैंडर्ड्स होंगे कहीं ना कहीं। प्लानिंग जो है वो मीनिंगलेस होगा किसके बिना? कोऑर्डिनेशन के बिना। इट इज फ्रूटफुल व्हेन कंट्रोलिंग इज एक्सरसाइज्ड। इट आइडेंटिफाइज डेविएशन इफ एनी इनिशिएट्स इफ एनी एंड इनिशिएट्स करेक्टिव मेजर। कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के बिना मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? यार तुम सोच कर देखो, तुमने स्टैंडर्ड्स तैयार किए, तुम बस पढ़े जा रहे हो और तुम कोई एग्जाम दे ही नहीं रहे हो। तुम ये सोचो तुम्हें कि तुम बस पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, कोई तुम एग्जाम नहीं दे रहे हो। तुम्हारे परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कि तुमने कितना उखाड़ा है इतने टाइम में, कितना पढ़ा है तुमने, उसे मेजर करने के लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाई जा रही है, तो क्या वो फ्रूटफुल होगा, रिलेवेंट होगा, कोई मतलब बनेगा उसका? नहीं बनेगा। वैसे ही तुम जो प्लान सेट करते हो, स्टैंडर्ड सेट करते हो, और जब तुम उस स्टैंडर्ड को अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर ही नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। अब ये एक्चुअल परफॉर्मेंस किसके थ्रू और स्टैंडर्ड किसके थ्रू मेजर हो पाता है? कंट्रोलिंग के थ्रू मेजर हो पाता है। तो प्लानिंग मीनिंगलेस है विदाउट कंट्रोलिंग, ये चीज याद रखना। कंट्रोलिंग मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ अ प्लानिंग एंड हेल्प्स इन टेकिंग करेक्टिव एक्शन। इसमें कुछ डिस्कस करने जैसा नहीं है। अब यहां पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आता है, थोड़ा ऊपर चला गया, मैं नीचे कर ले रहा हूं। यहाँ पे प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, ये दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे। एक मिनट, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड और कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, ये दो टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है। प्लानिंग आगे की ओर देखता है, कंट्रोलिंग पीछे की ओर देखता है। कैसे सर? प्लानिंग इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड। एक मिनट, प्लानिंग क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड फंक्शन है। क्यों सर? क्योंकि यार इसमें हमें एडवांस में हर एक चीज को देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें पॉलिसीज बनानी होती है, जिसके थ्रू हम अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम नहीं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले पाते हैं। इसीलिए प्लानिंग को कंसिडर किया गया है फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग में हम पीछे की ओर देखते हैं। कैसे सर? अब हमने जो भी स्टैंडर्ड सेट करे, हमने जो भी प्लान्स बनाए, उसे हम मेजर करेंगे। वी लुक बैक द परफॉर्मेंस ऑलरेडी अचीव्ड। हम पीछे देखेंगे उन सारे परफॉर्मेंस को जो कि हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है, हमने इन द सेंस एम्प्लॉयज ने अचीव कर लिया है। साथ ही साथ हमने जो स्टैंडर्ड सेट करा है उससे हम उसे मेजर करते हैं। अगर कोई डेविएशन निकल कर आता है एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में, तो हम उसे
करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसका मतलब है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। ठीक है, अब देखो इससे क्या होगा, यहां पे तुम देखना ध्यान से, यहां पे बताया गया है इफ देयर एनी डेविएशन इन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और आउटपुट देन कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर दैट इन फ्यूचर एक्चुअल परफॉर्मेंस मैचेस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। अगर कोई डेविएशन आता है तो कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि फ्यूचर में ये डेविएशन ना आए, हमारा जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में प्लान्ड परफॉर्मेंस से मिले। तो इसीलिए कंट्रोलिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन में भी आता है। अब एक चीज याद रखना कि जो प्लानिंग है कंट्रोलिंग है दोनों ही इंटर रिलेटेड है, और कुछ यहां नहीं है इसमें। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं तुम्हें, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आता है कंट्रोलिंग प्रोसेस, यहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड तुम्हें सेट करना होगा, सॉरी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हाँ वही बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड सेट करना होगा। अब तुम्हें मेजर करना होगा कि तुम्हारे एक्चुअल परफॉर्मेंस कितने हैं। ये दो काम तुमने कर लिए, फिर इन दोनों का तुम कंपैरिजन करो, जो कि थर्ड स्टेप में आता है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। जैसे ही तुम कंपैरिजन करोगे तुम्हें पता चलेगा यार कोई डेविएशन निकला है, कुछ दिक्कतें आई हैं, ठीक है, गैप आया है। उस गैप को करेक्ट करने के लिए तुम एक करेक्टिव एक्शन ले रहे होगे। सिंपल कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनना, बता रहा हूं। सबसे पहले तुम स्टैंडर्ड सेट करते हो, फिर तुम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखते हो, फिर दोनों के बीच कंपैरिजन करते हो। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, तुमने स्टैंडर्ड सेट किया, स्टार्टिंग में किया हमें 95% स्कोर करना है, तुम्हें पता चला 90% स्कोर किया तुमने, ठीक है, पहला स्टेप 95%, दूसरा 90%। अब तुम्हें पता चला इन दोनों को तुम्हें कंपेयर करना होगा, यार हमने तो 5% कम अटेंड किया, मतलब तुमने यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन किया, तीसरा स्टेप ये हो गया। चौथा स्टेप आता है कि डेविएशन को तुम एनालाइज करते हो, यार हम शादी में गए थे, हमने यहाँ यहाँ मतलब हम घूम रहे थे, निठल्लापंती कर रहे थे, विभूति नारायण बन रहे थे, तो उसकी वजह से हमारे 5% यहाँ पे घट गए। तो ये हो गया हमारा डेविएशन, हमने डेविएशन को एनालाइज किया। अब हम क्या कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो हम ये गलती ना करें। ये जो 5% हमारी जो ये दिक्कतें आई, किसकी वजह से, शादी में घूमने की वजह से, बाहर घूमने की वजह से, पार्क में घूमने की वजह से, उन सबको सही करना, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो टोटल ये 5 स्टेप्स हैं कंट्रोलिंग के अंदर। अब देखो उसी को यहाँ पे डिटेल में दिया गया। सबसे पहला सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, फिर इन दो का कंपैरिजन कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, कंपेयर करते हो आप, फिर फाइनली डेविएशन को एनालाइज करते हो। अब जैसे ही हम डेविएशन को एनालाइज करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट्स निकल कर आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। 2 इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछे जाते हैं। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, यहाँ पे कहा गया है कि कंट्रोल जो है वो की रिजल्ट एरिया पे फोकस करे, विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो कि कहीं ना कहीं तुम्हारे सक्सेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो BHU BCom में पूछा जा सकता है, ये तुम्हारे सक्सेस का राज हो सकता है, कहीं ना कहीं ये तुम्हें एज पर लेकर जा सकता है। तो जो भी की रिजल्ट एरियाज हैं, KRAs, की रिजल्ट एरियाज हैं, उन पे यार फोकस करो, ठीक है। इसे तुम एज अ क्रिटिकल पॉइंट मानकर चलो कि तुम्हें सबसे ज्यादा मार्क्स या सबसे ज्यादा आउटपुट तुम्हारे इसी टॉपिक से निकलने वाले हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट पे यहाँ पे कहना है, मैनेजमेंट का यहाँ पे कहना है कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक्सेप्शन है, छोड़ दो उसे। क्यों सर, क्यों छोड़े, कोशिश तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल कोशिश करो, लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कुछ भी कंट्रोल ना कर पाओ, पीछे की चीज, अलग अलग चीजें हैं वो छूट जाए तुम्हारी। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन इज ऑफन कॉल्ड एज अ कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, इसे कंट्रोल बाय एक्सेप्शन के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे मैनेजमेंट कंट्रोल का, जिसका कहना है एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर तुम कोशिश करोगे हर एक चीज को कंट्रोल करने की तो तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सो एवरीथिंग कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एट द सेम टाइम, हर एक चीज को तुम सेम टाइम पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये चीज याद रखना, किसके अंदर आता है, एनालाइजिंग डेविएशन के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। करेक्टिव एक्शन तुम्हें लेना होगा तुम्हारे डेविएशन को सही करने के लिए, ठीक है, देख लेना इसे। अब देखो कुछ टेक्निक्स दे रखे हैं मैनेजेरियल, इधर गया, मैनेजेरियल कंट्रोल के 2 टेक्निक्स होते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है मॉडर्न टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या बताया गया है, इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखी हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। देखो सबसे पहला पर्सनल ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या होता है, ये मैनेजर को मदद करता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, हर टाइप के जॉब में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हो।
एक होता है स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ एवरेज, परसेंटेज। ये सारी चीजें मैनेजर को मदद करती हैं परफॉर्मेंस को चेकआउट करने में। फिर तीसरा आता है ब्रेक इवन एनालिसिस। ये एक टेक्निक है जिसमें हम कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट, इन तीन के रिश्ते के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बता दे रहा हूं। और उसके बाद आता है बजटरी कंट्रोल। ये एक टेक्निक है मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट कंट्रोल का, जिसमें हर एक एक्टिविटी को एडवांस में प्लान किया जाता है। किसके फॉर्म में सर? बजट्स के फॉर्म में। और जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं उसे कंपेयर किया जाता है इन बजटरी स्टैंडर्ड से। तो ये चीज ध्यान रखना। अब कुछ और टाइप्स के बजट दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा लेकिन देख लेना। टाइप्स ऑफ बजट हैं: सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, कैश बजट, कैपिटल बजट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट। सर कंट्रोलिंग में बस इतने ही टॉपिक्स हैं जहां से तुमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एडवांटेजेस दे रखे हैं बजटिंग के, ये मत पढ़ना, छोड़ दो। अब इसके आगे है मॉडर्न टेक्निक्स। मॉडर्न टेक्निक्स यार तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो तुम इसे देख लेना। इसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ये फॉर्मूला दे रखा है। रेशियो एनालिसिस के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, तुम ये सारी चीजें पढ़ रखे हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक टॉपिक और इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, पीईआरटी एंड सीपीएम। इसका सबसे पहले तुम्हें फुल फॉर्म याद रखना होगा, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और सीपीएम क्या है सर? क्रिटिकल पाथ मेथड। ये एक मैनेजमेंट टेक्निक का इंपॉर्टेंट मेथड है जिसे यूज किया जाता है प्लान्स, शेड्यूल्स और कंट्रोल कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। मतलब प्लान्स तैयार करने में, शेड्यूल्स तैयार करने में, और जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसे कंट्रोल करने में, ठीक। अब इसके आगे कुछ भी नहीं है, कंट्रोलिंग यही खत्म हुआ। एक टॉपिक और है तुम्हारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि मैं तुम्हें नहीं समझाने वाला हूं। इसमें मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूं जहां से तुम्हारे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। सबसे पहले ये सीपी एक्ट 1986, ये तो ये तुम्हें पता ही होगा। कुछ यहाँ पे देखो एक्ट्स के नाम दे रखे हैं: इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, एसेंशियल कमोडिटीज 1955, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट 1937 दे रखा है। फिर अडल्ट्रेशन एक्ट कब आया था? 1954 में। स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर एक्ट 1976 में। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में आया था। कंपटीशन एक्ट देख लेना, इंपॉर्टेंट है, 2002 में आया था। एमआरटीपी भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। किधर गया? रीड्रेसल एजेंसीज में इंपॉर्टेंट है। रीड्रेसल एजेंसी, यहां से एक टॉपिक शुरू हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। थ्री टायर जुडिशियल सिस्टम या फिर थ्री टायर मशीनरी सिस्टम तुम इसे बोल सकते हो। इसमें तीन टायर टायर होते हैं, टीयर बोल लो, टायर बोल लो, टीयर ही कंसिडर करना। डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गया एक, ये पॉइंट्स कंसिडरेशन में लेना, ये पॉइंट्स कंसिडरेशन में लेना। स्टेट कमीशन एक बार देख लेना, ठीक है। अगर देखो तुम्हें दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन में बताना यार, मैं दूसरे दिन कभी और इसे कवर कर लूंगा रिवीजन सीरीज में ही। और एक आता है नेशनल कमीशन, इन तीन को पढ़कर देखना, वैसे तुम्हें क्लियर हो जाएंगे। तो बिजनेस मैनेजमेंट यही खत्म हुआ। हमने डे 7 में इसे कंप्लीटली खत्म कर दिया। हमने स्टार्ट किया था डे 3 में, टोटल 4 दिन लगे हमें बिजनेस मैनेजमेंट को कवर करने में। तो यार मिलेंगे शाम के 4 बजे। देखो यार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, अगर तुम प्रो टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। तुम वहां से जाके सारे टेस्ट बल्क में इकट्ठे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टेस्ट डाले गए हैं, और ये चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चंस भी लगाओ। अगर तुम सिर्फ रिवीजन करके जाते हो तो वो फ्रूटफुल तुम्हारे लिए नहीं होगा। क्वेश्चंस लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी है तो इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 8102043143। फिर मिलेंगे शाम के 4 बजे वापस अपने दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।